हेलो एवरीवन। आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और आज हम चैप्टर नंबर 27 कनिंघम का जो कि रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन है उसको कंक्लूड कर देंगे। आज मैं मोस्टली फोकस करूँगा एंडोक्राइन कंट्रोल या एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और जिस तरह हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं वेरियस फंक्शंस ऑफ द गट। तो इसमें हमने इंट्रिंसिक न्यूरोनल कंट्रोल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसको डिस्कस कर लिया हुआ है, जिसको हम प्रीडोमिनेटली एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक न्यूरोनल कंट्रोल जो है ऑफ द गट दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टू मेजर सिस्टम्स जो कि एएनएस के अंदर आते हैं, जिसमें वेगस और स्प्लैंक्टिक नर्व्स को हमने डिस्कस किया था। वेगस प्रिंसिपल पैरासिम्पथेटिक नर्व है और स्प्लैंक्टिक नर्व जो कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को टारगेट कर रही है। उसमें सिर्फ एक ऐसी उसकी ऑफ शूट है जो कि डिफरेंट है और वो सिंपथेटिक की बजाय पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन के अंदर आती है। तो उसको मैं एक जब कंक्लूड कर रहा हूँ तो ब्रीफली एक दफ़ा डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था। अब हमने जिस तरह प्रीवियसली डिस्कस किया था कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है उसके अंदर एक इंट्रिंसिक एंडोक्राइन सिस्टम उसको रेगुलेट कर रहा है। और ये इंट्रिंसिक हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम जो है गट का, इसके अंदर हमारे पास प्रीडोमिनेटली 5 हार्मोन्स आते हैं, जिसमें स्क्रीटिन है, गैस्ट्रिन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है और मोटिलिन है। इसके अलावा हमारे पास एक्सट्रिंसिक हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द गट भी है, जिसके अंदर हमारे पास अभी तक जो डिस्कवर हुआ है एल्डोस्टेरोन है, जो कि एड्रीनल ग्लैंड से आता है। इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर आप देखो तो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जितनी भी मोटर और स्क्रीटरी फंक्शंस हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नर्वस सिस्टम। और ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नर्वस सिस्टम जो है बोथ द इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, इंट्रिंसिक बीइंग द ईएनएस एंड एक्सट्रिंसिक बीइंग द सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाते हैं और इसी से इंफॉर्मेशन वापस भी जा सकती है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर आगे चल के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंडोक्राइन सिस्टम को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो गट की डिफरेंट फंक्शंस को मॉड्यूलेट कर सकता है। अगर अब आप देखो तो ये मॉड्यूलेशन एंडोक्राइन सिस्टम डायरेक्ट भी कर सकता है विदाउट दी हेल्प और असिस्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम और दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये आपस में इनका कांटेक्ट है, ये आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं इन मॉड्यूलेटिंग दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फंक्शंस। तो हमारे पास ये सारी की सारे प्रोसेसेस जो हैं ये कोलेट भी हो सकते हैं, जिस तरह इस डायग्राम के अंदर शो हो रहा है, या ये इंडिविजुअल लेवल पे नर्वस सिस्टम कर सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे एंडोक्राइन सिस्टम भी कर सकता है। ये इतनी सी प्रोसेस की लूप भी बन सकती है और ये इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भी जा सकती है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है जिसके तहत हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के फंक्शंस को मॉड्यूलेट किया जा सकता है। इंट्रिंसिक एंडोक्राइन सिस्टम को अभी हम आगे देखते हैं कि इंट्रिंसिक एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। और जब मैं इंट्रिंसिक कह रहा हूँ तो ये जितने भी हमारे पास हार्मोन्स आएंगे दे विल बी सिंथेसाइज्ड बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इटसेल्फ। इसीलिए जो हमारे पास स्टमक है या इंटेस्टाइन है दे आर आल्सो acting as an endocrine gland because they can synthesize एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर्स जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, जो कि ब्लड के अंदर जाएंगे और फिर इन्हीं ऑर्गन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। इसलिए स्टमक और इंटेस्टाइन कैन बी कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आगे मैं इसको और डिटेल के अंदर डिस्कस करता हूँ। अब जो हमारे पास गट हार्मोन्स हैं जिनके अंदर गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, स्क्रीटिन है, मोटिलिन है, ये जो हैं जितने भी स्क्रीशंस हैं
अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये रेगुलेट करेंगी, दे आर एक्चुअली नॉट डाइजेस्टिव इन नेचर। ये सिर्फ इनका काम ये है कि ये गट के जितने भी फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करें। ये नहीं होगा कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ल्यूमन के अंदर जाएं और वहाँ पे जाके कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें। दे आर ओनली मॉड्यूलेटिंग और रेगुलेटिंग दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फंक्शंस। और ये मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आया था। तो जितने भी ये हार्मोन्स हैं दे आर रेगुलेटरी इन नेचर, दे आर नॉट डाइजेस्टिव इन नेचर। और जो रेगुलेटरी एक्टिविटी है ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, वो इसलिए भी है कि अगर आप देखो दीज हार्मोन्स आर एक्चुअली secreted into the blood, they are not secreted into the gut of into the lumen of the gastrointestinal tract। और फिर दे रीच देयर टारगेट टिश्यूज बाय 4 डिफरेंट रूट्स, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अगर आप दोबारा से देखो तो ये इस सिचुएशन के अंदर ये एज एन एंडोक्राइन सेल, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर या हार्मोन सक्रीट होंगे, ये ब्लड वेसल में जाएंगे और ब्लड वेसल के ज़रिए आगे चल के अगेन फॉर एग्जांपल इस डायग्राम के अंदर ये एंटेरोसाइट जो कि इंटेस्टाइन का स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सेल्स हैं उनको शो किया हुआ है, ये वहाँ पे जाके एक्ट करेंगे। तो ये एक एंडोक्राइन मैकेनिज़्म है। इसी तरीके से हमने एक पैराक्राइन मैकेनिज़्म डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास पेप्टाइड्स जो हैं दे आर secreted फ्रॉम सेल्स and by subsequent diffusion through the interstitial space they come in contact and affect other cells। इसी तरीके से हमारे पास ऑटोक्राइन सिक्रीशंस है जहाँ पे हमारे पास एक गिवन सेल है दैट हैज़ द एबिलिटी टू मॉडिफाई और रेगुलेट इट्स ओन फंक्शंस। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर ये सक्रीट करेगा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के ज़रिए इसी सेल के ऊपर पड़े हुए रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा। इसी तरीके से ये एक और मैकेनिज़्म है जो कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली एक डिफरेंट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। लेकिन अगर इसके अंदर आप देखोगे तो ये न्यूरोक्राइन मैकेनिज़्म है जिसके अंदर हमारे पास ये एक एंटेरिक न्यूरॉन है और देयर आर डिफरेंट सिक्रीशंस बाय एंटेरिक न्यूरॉन्स जिनको हम न्यूरो मॉड्यूलेटर्स या रेगुलेटरी पेप्टाइड्स भी कह सकते हैं। एंड दीज neuromodulators or regulatory peptides can then affect nearby muscle cells, smooth muscle cells या glands या blood vessels और ये जाके एक्टिविटी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो अब इस सिनारियो के अंदर हम इस मैकेनिज़्म को न्यूरोक्राइन मैकेनिज़्म कह रहे हैं। तो ये भी एग्जिस्ट करता है विद इन दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसके अंदर एंटेरिक न्यूरॉन्स जो हैं वो डिफरेंट न्यूरो मॉड्यूलेटर्स या रेगुलेटरी पेप्टाइड्स क्रिएट करते हैं जो कि जाके स्मूथ मसल सेल्स के ऊपर जो कि विसिनिटी के अंदर हैं या कोई और ग्लैंड पड़ा हुआ है या इसके अलावा कोई ब्लड वेसल है वहाँ पे जाके एक्ट करेगी और काम कर सकते हैं। अब हमारे पास जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर दो एंडोक्राइन और पैराक्राइन सेल्स हैं। दे आर मोस्टली columnar in shape and they have a wide base and a narrow apex. Narrow apex of the cell is exposed to the lumen of the gut which allows for identification of taste और कोई भी फूड जो मटेरियल है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा जो कि लूमिनल कंटेंट्स के अंदर मौजूद है और देन इट कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस बाय रिलीजिंग हार्मोन्स और अदर रेगुलेटरी पेप्टाइड्स। अगर आप देखोगे तो ये सेल्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एपिथेलियम and they produce true hormones that travel through the blood from their site of synthesis to the site of action. Paracrines obviously endocrine से differ करते हुए they are molecules that are secreted by one cell and they will exert effect locally to the nearby target cells. अगर हम इन दोनों सेल्स को देखें तो दे हैव वाइड बेसिस।
जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, जहाँ पे हमारे पास ये इन स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स के अंदर स्टोरेज ऑफ हार्मोन्स होती है। तो आगे जब हम डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर आपको मैं और एलेबोरेट करता हूँ कि छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं जहाँ पे जो कि सर्व करते हैं एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ हार्मोन्स और दी पैराक्राइन सब्सटेंसेस। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोक्राइन सेल है, जिसकी मैं पहले भी आपको कह रहा था कि बेस जो है बहुत वाइड है कंपेयर टू इट्स एपेक्स, जो कि जहाँ पे यह वो रीजन है दैट इज़ एक्सपोज टू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कंटेंट्स, जो कि ल्यूमन वाली साइड है। तो अगर आप देखो एपेक्स के ऊपर यहाँ पे आपको आप ये कह सकते हो कि ये बहुत छोटा कंपेयर टू दी बेस जो कि बहुत वाइड थी, यहाँ पे बहुत कम है, इट इज़ वेरी नैरो। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज़ करने का यही तरीका है कि यहाँ पे आपके पास माइक्रोविलाई मौजूद हों। अब अगर आप देखो तो दीज सेल्स आर कोलमनर, दे हैव अ ब्रॉड बेस एंड ए वेरी नैरो एपेक्स। यहाँ पे हमारे पास ये थ्रू आउट दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एपिथेलियम जो है ये पड़े होंगे, वेयर दे आर गोइंग टू सर्व बोथ द पर्पसेस द स्क्रीटरी एंड द एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर ये स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स थ्रू आउट दी बेस ऑफ द सेल मौजूद मिलेंगे, और इनके अंदर ही हमारे पास हार्मोन्स या पैराक्राइन सब्सटेंसेस जो हैं वो स्टोर्ड होंगे। ये जितने भी एंडोक्राइन सेल्स हैं दे स्क्रीट दीज स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स इनटू द ब्लड। ये याद रखना, अगर ये एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड काम कर रहा है तो ये जितने भी हैं दीज विल बी स्क्रीटेड इनटू द ब्लड, और अगर ये पैराक्राइन है तो ये इमीडिएट विसिनिटी में स्क्रीट होगा और जाके साथ वाले सेल के ऊपर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। बट इफ इट इज एक्टिंग एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, so these secretory granules, their hormones will be secreted into the blood. They will never be secreted into the lumen of the gastrointestinal tract. और इसीलिए अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी बताया आपको, they serve a regulatory function. They don't have anything to do with the digestion process directly. They are not digestive in nature, they are regulatory in nature. और कुछ पैराक्राइन सेल्स जो हैं उनके अंदर बेसल अपेंडेजेस भी होती हैं दैट स्क्रीट्स देयर स्क्रीशन इनटू द विसिनिटी ऑफ द टारगेट सेल। तो और ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज आपने हार्मोन्स जो हैं ये प्रोटीन्स इन नेचर है, तो इनकी सिंथेसिस करवानी है आपको, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी चाहिए, रिजर्व्स चाहिए। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोक्राइन सेल का। इसको आप गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोक्राइन सेल के अलावा ये इसको हम पैराक्राइन भी कह सकते हैं, जिसका हमारे पास ये कोलमनर इन शेप है, एक नैरो एपेक्स है, और ये एपेक्स जो है ये सेंसिंग ऑफ लूमिनल कंटेंट्स ऑफ द गट उनको सेंस करने का काम कर रहा है। एक वाइड बेस है जो कि अलाउ कर रहा है एक लार्ज एरिया फॉर स्प्रेडिंग द स्क्रीशंस। तो दिस इज ए बेसिक स्ट्रक्चर of a gastrointestinal endocrine cell. So this is a diagram which shows a conventional neuron and an enteric nervous system neuron. अगर आप देखोगे तो अनलाइक क्लासिकल न्यूरॉन्स जो कि बीज कलर के अंदर शो हो रहे हैं ऊपर वाले, जिसके अंदर हमारे पास डेंड्रॉइड्स हैं, सेल बॉडी है, एक्सॉन है, ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स के अंदर रिलीज़ करते हैं। इससे हट के जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं इसके अंदर अगर आप देखो तो इसके एक्सॉन पे और एक्सोनल कोलैटरल्स के ऊपर आपको ये बल्ज मिलेंगे, और ये बल्ज जितने भी मौजूद हैं इन बल्ज लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वेरोकोसिटीज़। ये वेरिकोसिटीज़ जो हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा न्यूरोक्राइन सब्सटेंसेस मिलेंगे, न्यूरो रेगुलेटरी पेप्टाइड्स मिलेंगी जो कि आगे चल के काम कर सकती हैं स्मूथ मसल्स के ऊपर भी या ग्लैंडुलर एपिथेलियम के ऊपर भी। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि इट हैज़ अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया,
अब जितनी ज़्यादा बल्जेस होंगे उतने ही ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता जाएगा, और ये सब्सटेंसेस जो हैं दे आर secreted in response to action potentials, and they affect the activities of nearby smooth muscles and glandular cells. This allows these neurons to activate a wider area in the vicinity of the axon compared with other type of neurons which release neurotransmitters into the presynaptic terminal. तो ये advantage है varicosities का as compared to simple neurons. जो वो neurons जो कि enteric nervous system में हैं, they are at advantage because of these varicosities. अब नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन भी आया था, ये ज़रूर जहन में रखें कि द secretory product of the gastrointestinal tract, endocrine and paracrine cells are regulatory. They are not digestive. This is very important. These products are secreted into the blood and interstitial fluid, not into the lumen of the gut. जितनी भी processes जिन्होंने digestive प्रोसेसेस के अंदर जाके अब कंट्रीब्यूट करना है, दे आर ऑलवेज secreted इनटू द ल्यूमन ऑफ द गट. ये जितने भी हम न्यूरोक्राइन सब्सटेंसेस या एंडोक्राइन और पैराक्राइन सब्सटेंसेस अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, और जिनके मतलब मैं आपको बता रहा था, दे आर नेवर secreted इनटू द ल्यूमन ऑफ द गट. सो दे सर्व अ रेगुलेटरी फंक्शन. They are morphologically similar in gut epithelium. They produce a variety of hormones and regulatory substances. Many of these peptides are in their nature can be collectively referred to as regulatory peptides. तो आप इनको इन एंडोक्राइन पैराक्राइन सब्सटेंसेस को रेगुलेटरी पेप्टाइड्स भी कह सकते हो. दे आर पेप्टाइड्स, कोई स्टीरॉयड नेचर नहीं है इनकी, सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज गैस्ट्रिक रेगुलेटरी पेप्टाइड्स. अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक टेंटेटिव आइडिया है कि जितने भी न्यूरोक्राइन सब्सटेंसेस हैं या जितने भी ये हार्मोन्स हैं जो कि सक्रीट होते हैं, अगर आप देखोगे तो हमारे पास ड्यूडिनम के अंदर मोस्टली स्क्रीटिन रिलीज होता है. गैस्ट्रिन जो है इट इज सक्रीटेड बाय द स्टमक एज वेल एज द ड्यूडेनम, और इसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन जो है इट इज सक्रीटेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम तीनों में कोलिसिस्टोकाइनिन जो है दैट इज सक्रीटेड. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है ये ड्यूडेनम और जेजुनम से मोस्टली सक्रीट होता है. इसी तरीके से मोटिलिन जो है दैट इज आल्सो सक्रीटेड फ्रॉम द ड्यूडेनम और जेजुनम. तो ये जो हार्मोन्स हैं दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द गट, और दैट्स वाई स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम है, दे कैन आल्सो बी कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बिकॉज ये एंडोक्राइन हार्मोन्स जो हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स जो हैं, दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द गट इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. ये एब्जॉर्ब होंगे और ये आगे चल के अपने सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके अपना काम करेंगे, और अल्टीमेटली इन्होंने रेगुलेट गट फंक्शन को ही करना है. अब ये ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, और इस तरफ हार्मोन है, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर हार्मोन, रिलीज, स्टिमुलस और उसका एक्शन कैसा है. तो ये जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जितने भी स्पेशलाइज सेल है ना, इनको हम एंटेरोसाइट्स भी कह सकते हैं, और इनको एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स भी बाज़ लोग रेफ़र करते हैं, और बाज़ लोग इनको सादा एंडोक्राइन सेल्स भी कहते हैं. जो वैसे टिपिकल एंटेरोसाइट्स हैं उनका एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है, जबकि एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स जो हैं दे आर सक्रीटरी इन नेचर, और एंडोक्राइन सेल्स जो हैं दे सक्रीट डिफरेंट हार्मोन्स. ओरिजिनली अगर आप देखोगे तो जितने भी हमारे पास एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स थे, दे वर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर स्टेनिंग करेक्टरिस्टिक्स इन हिस्टोलॉजिकल प्रेपरेशंस. लेकिन जो अब हमारे पास एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स हैं, अब हमें आइडिया है कि इनको ये पेप्टाइड सक्रीट करते हैं या हार्मोन सक्रीट करते हैं, देयरफॉर दे कैन
help regulate gut motility. They can play a role in digestion of food, and they can also regulate nutrient absorption. For example, one type of enterochromaffin cells secrete serotonin, a regulatory molecule that can affect gut motility, while another can secrete cholecystokinin, जो कि ब्लैडर गॉल ब्लैडर को जाके कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है ताकि वहाँ से बाइल निकले. तो ये डिफरेंट फंक्शंस इनके आगे चल के हम डिस्कस करते हैं. अगर अब आप देखो तो हमारे पास जो सबसे पहला एंडोक्राइन हार्मोन है वो है गैस्ट्रिन. और गैस्ट्रिन जो है ये तकरीबन 1905 में एक साइंटिस्ट था जॉन सिडनी एटकिंस, ये उसने डिस्कवर किया था. इट इज़ secreted in response to the presence of protein in the stomach and by gastric distension. तो ये गैस्ट्रिक डिस्टेंशन और प्रोटीन्स जितनी भी स्टमक के अंदर आती हैं ये इसका रिलीज स्टिमुलस है. और इट इज़ secreted फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक, जिसको हम एंट्रम भी कहते हैं. इसके अलावा हाई गैस्ट्रिक पीएच वेगल स्टिमुलेशन जो है ये भी गैस्ट्रिन की रिलीज के अंदर एक पिवटल रोल प्ले करती है. इसका एक्शन क्या है? प्राइमरीली ये एसिड प्रोडक्शन करेगा, और एसिड प्रोडक्शन जितना भी है HCl वो इसी हार्मोन की वजह से प्रोड्यूस होता है. जितना ज़्यादा गैस्ट्रिन आएगा उतनी ही ज़्यादा पीएच एसिडिक होती जाएगी. इसके अलावा ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ग्रोथ ऑफ स्टमक एपिथेलियम के अंदर रोल प्ले करता है. ये याद रखो कि स्टमक की एपिथेलियम जो है ये बड़ी तेज़ी के साथ इसका टर्नओवर रेट बहुत रैपिड है. तो इसको हम आगे भी देखेंगे कि स्टमक की एपिथेलियम इसी एसिडिक पीएच से किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है. उसके अंदर एक मैकेनिज्म ये भी है कि स्टमक एपिथेलियम का टर्नओवर रेट बहुत मैसिव है, फास्ट है. सेकंड हमारे पास है स्क्रीटिन. और स्क्रीटिन जो है ये तकरीबन 1902 के अंदर डिस्कवर हुआ था. इसका जो प्रोडक्शन है वो ड्यूडेनम है. जितना भी एसिड जब ड्यूडेनम के अंदर एंटर होता है फ्रॉम द स्टमक तो इस हार्मोन के लिए वो एज अ रिलीज स्टिमुलस का काम करता है. जैसे ही एसिडिक पीएच ड्यूडेनम के अंदर एंटर होगी तो स्क्रीटिन रिलीज होगा. जैसे ही ये रिलीज होगा तो अब ये स्टिमुलेट करेगा बाइकार्बोनेट आयन प्रोडक्शन और पैंक्रियाटिक जूस का रिलीज. अब पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट आयन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये किस तरीके से आते हैं इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. तो इसके अलावा चूंकि बाइकार्बोनेट आयन्स रिलीज होंगे तो ऑब्वियसली ये एसिडिक पीएच जो है ये न्यूट्रलाइज होगी. सेकंड हमारे पास ये बाइलरी बाइकार्बोनेट स्क्रीशन भी कॉज करता है, यानी बाइल के अंदर भी बाइकार्बोनेट आयन्स की स्क्रीशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. तो इसका मतलब ये है कि इट कैन इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड स्क्रीशन एंड देयरफॉर इट इज़ नेचर्स एंटी एसिड. It also regulates the intestine and gastric mucosal growth as well as motility of the intestine. उसके अलावा स्क्रीटिन जो है it is controlled by the action of hormones also such as cholecystokinin by hormonal neuronal interactions. हमारे पास अगर आप कुछ ऐसे भी एविडेंसेस हैं जिसमें वेगस नर्व जो है वो इस हार्मोन की रेगुलेशन कर रही है. तो ये डिफरेंट एक्शंस हैं जो कि स्क्रीटिन परफॉर्म करता है. गैस्ट्रिन और स्क्रीटिन के बाद हमारे पास जो अगला हार्मोन है इम्पॉर्टेंट वो है कोलेसिस्टोकाइनिन. और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है इट इज़ अ हार्मोन दैट इज secreted बाय एंडोक्राइन सेल्स एंड द एंटेरिक न्यूरॉन्स ऑफ द ड्यूडेनम एंड जेजुनम. एंड इसका जो रिलीज स्टिमुलस है वो है फैट एंड प्रोटीन्स. अगर आप देखोगे तो इट इज़ साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ड्यूडेनम से लेके इलियम तक है और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी जो प्रोड्यूस होती है दैट इज़ फ्रॉम दी ड्यूडेनम. प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन वो इसका मेजर रिलीज स्टिमुलस है. इसका मेजर एक्शन है टू स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर एम्प्टिंग. गॉल ब्लैडर की जितनी भी स्क्रीशन है जिसको हम बाइल कहते हैं वो रिलीज़ करवाएगा और स्क्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स.
इसके अलावा कोलेसिस्टोकाइनिन जो है इट कैन कंट्रोल मैनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फंक्शंस बाय एक्टिवेटिंग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। इसको ये जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है ये हम देखेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर, डिटेल के अंदर इसका एक पूरा पाथवे है, उसको डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकली कोलेसिस्टोकाइनिन जो है इट कैन कंट्रोल मैनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलेटेड फंक्शंस। फॉर एग्जांपल इट कैन कॉज गॉल ब्लैडर एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। it increases pancreatic secretion and it can inhibit gastric emptying and food intake। तो जब हम जितनी भी ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन है ये ऑब्वियसली इसके अंदर एक्सोक्राइन पैंक्रियास के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो अब ये एक लॉजिकल चीज़ है, इसके एक्शन एक तो जो इसका स्टिमुलस है जो प्रोटीन्स और फैट्स वो उन्हीं को प्रोसेस करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारे पास पैंक्रियाटिक जूस है जिसके अंदर हमारे पास लाइपेज है, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टेज है, ट्रिप्सिन है, तो वो रिलीज़ होंगे और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर और वो आगे चल के इन्हीं प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेस्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड को एंटेरोगैस्ट्रॉन भी कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस द रेट ऑफ स्टमक एम्प्टिंग। एंटेरोगैस्ट्रॉन जो है ये कलेक्टिव टर्म है that refers to any hormone or regulatory substance that slows the movement of ingesta, particularly enterogastric reflex अगर आपको याद हो जो कि कंट्रोल बेसिकली मूवमेंट है फ्रॉम द स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन। अगर आप देखोगे तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ड्यूडेनम एंड अपर जेजुनम और ये प्रोड्यूस इस वजह से हो रही है बिकॉज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स देयर प्रेजेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होंगे तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड प्रोड्यूस होगी और आगे चल के ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट करेगी, स्क्रीटरी एक्टिविटी को इनहिबिट करेगी स्टमक की और स्टिमुलेट करेगी इंसुलिन सिक्रीशन को ताकि हमारे पास जितनी भी ग्लूकोज है उसकी एब्जॉर्प्शन का काम हो सके। सो दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द K cells of the proximal small intestine in response to fat and glucose, and functionally gastric inhibitory peptide inhibits gastric acid secretion and it stimulates insulin secretion from the pancreas। जब इंसुलिन ज़्यादा आएगी तो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थे, जो ग्लूकोज उसका एंड प्रोडक्ट है, इट विल बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है वो अपने रिलीज स्टिमुलस को आहिस्ता आहिस्ता सप्रेस करेगी। तो ये जितना भी मैकेनिज़्म है ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एग्जिस्ट करता है जिसमें जो सोर्स है जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज़ हो रहा है तो अल्टीमेटली वो हार्मोन जो है अपने ही रिलीज स्टिमुलस को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। फिर हमारे पास एक और हार्मोन है जिसको कहते हैं मोटिलिन और ये मोटिलिन जो है ये 1973 में डिस्कवर हुआ था। इट इज़ सिक्रीटेड बाय दी एम सेल्स और बाज़ लोग इसको मो सेल्स भी कहते हैं। ये ड्यूडेनम के अंदर से सिक्रीट होता है और कुछ हिस्सा इसका लेसर एक्सटेंट फ्रॉम दी जेजुनम। तो मेजर इसकी प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन साइट है वो ड्यूडेनम है एंड टू ए लेसर एक्सटेंट इट इज़ जेजुनम। इट वर्क्स बोथ ऑन दी मसल्स एंड नर्व्स एंड इट रेगुलेट्स दी, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था माइग्रेटिंग मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स या माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स या माइग्रेटिंग मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स, तो ये उसको मॉड्यूलेट करता है। इट मॉड्यूलेट्स द बेसिक पैटर्न ऑफ इंटेस्टाइनल मोटिलिटी that is present during the period between the meals and that is interrupted by feeding। अगर आप इसका रिलीज स्टिमुलस देखोगे तो it is secreted by acetylcholine। It also stimulates gastric emptying during the interdigestive phase और ये वो phase है between the meal period and it also
stimulates secretion of pepsinogen. It is a protein digesting enzyme of the stomach. और क्लिनिकली अगर आप देखोगे तो दिस ड्रग्स दैट मिमिक द एक्शंस ऑफ मोटेलिन आर यूज्ड टू ट्रीट गट मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, और जिसमें हमारे पास हाइपोकाइनीजिया है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग है। तो वो ये सारे के सारे जितनी भी ड्रग्स हैं वो मोटिलिन के पैटर्न को ही फॉलो करती हैं, इसके एक्शंस को मिमिक करती हैं। और इसके एक्शंस क्या हैं? इट रेगुलेट्स द मोटिलिटी पैटर्न्स बिटवीन द इंटर डाइजेस्टिव फेज, इन द इंटर डाइजेस्टिव फेज दैट इज द फेज बिटवीन द मील्स, एंड इट कैन ऑल्सो रेगुलेट टोन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये कुछ एक्शंस हैं। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स secretion ऑफ पेप्सिनोजन दैट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ द स्टमक। इसी तरीके से एक्सट्रिंसिक हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द गट इज़ लिमिटेड टू ओनली वन हार्मोन टिल नाउ, जिसको एल्डोस्टेरोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन जो है इट इज़ सक्रीटेड आउटसाइड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसीलिए इसको हम एक्सट्रिंसिक हार्मोनल कंट्रोल में डाल रहे हैं। और आउटसाइड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो इसका सोर्स है वो एड्रीनल ग्लैंड है, लेकिन ये स्टिल पार्टिसिपेट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के कुछ फंक्शंस को कंट्रोल, रेगुलेट करता है उसके कुछ फंक्शंस को। इट इज़ अ स्टीरॉयड हार्मोन, इसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, एंड इट इज सक्रीटेड बाय द आउटर लेयर ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, जिसको जोना ग्लोमेरुलोसा भी कहते हैं। और ये रिलीज होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लो सोडियम इन द ब्लड। अब इसका काम ये है कि ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराएगा फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आपकी डाइट के अंदर जितना भी सोडियम है दैट विल बी absorbed under the influence of this hormone. So main function of the aldosterone is to act on distal convoluted tubules and the collecting ducts of the kidney for effective reabsorption of sodium and water. But in addition to this function in the gastrointestinal tract, it can stimulate sodium and water reabsorption from the gut as well as salivary glands, and this absorption is at the expense of secretion of potassium ions into the gastrointestinal tract lumen। और इसीलिए अगर आपको याद हो मैंने वॉमिटिंग के अंदर बताया था कि हाइपोकैलीमिया जो है वो डेवलप होने के चांसेस हैं। तो ये एल्डोस्टेरोन के कुछ फंक्शंस हैं, ये याद रखना कि दिस हार्मोन इज़ नॉट सिक्रीटेड बाय द गट, जिस तरह पिछले 5 जो हमने मेजर डिस्कस किए हैं, गैस्ट्रिन, स्क्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और मोटिलिन, दे वर प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बट दिस इज सिक्रीटेड बाय द एड्रीनल ग्लैंड। अब जितने भी हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो हार्मोन्स हैं या जो भी इनका न्यूरो हार्मोनल रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे एक रेगुलेटरी फीडबैक के अंडर काम कर रहे हैं। और ये मैं सिर्फ अभी आपको गैस्ट्रिन की मिसाल दे रहा हूँ, अदरवाइज़ बाकी भी अगर आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया, कोलिसिस्टोकाइनिन है, स्क्रीटिन है, वो जनरली सारे के सारे एक प्रॉपर फीडबैक लूप को फॉलो करते हैं। तो अगर अब आप देखो गैस्ट्रिन का सिनारियो जिसके अंदर हमारे पास ये डिस्टल पार्ट ऑफ स्टमक है जिसको हम एंट्रम कहते हैं, ये गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन इंक्रीज करती है तो ये गैस्ट्रिन जो है ये जाके स्टिमुलेट करेगा एसिड प्रोडक्शन बाय द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्टमक, और जितना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा आगे, वो एसिड जो है वो आगे चल के अगेन सप्रेस करेगा गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को। तो जनरली जो गैस्ट्रिन एसिड प्रोड्यूस कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू प्रेजेंस ऑफ फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स इन द स्टमक, तो जितना ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा वो आगे चल के ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा। एसिड जब यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो वही एसिड आगे चल के गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को सप्रेस करेगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक लूप एक एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर जो एसिड प्रोडक्शन है जो कि गैस्ट्रिन की वजह से ही स्टिमुलेट हुई थी, वही एसिड प्रोडक्शन अब गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को
सप्रेस करेगी। ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप है और जनरली ये फीडबैक लूप जो है बाकी एंडोक्राइन हार्मोन्स जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सिंथेसाइज होते हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है। तो इस लेक्चर के साथ मैं चैप्टर नंबर 27 रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन उसको भी कंक्लूड करता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे से पूछे गए थे वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो आज हम चैप्टर नंबर 27 रेगुलेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस ये भी हमने कवर कर लिया और साथ साथ चैप्टर नंबर 28 जो कि है मोटिलिटी पैटर्न्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये 2 चैप्टर्स आज तक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों इसमें से भी तो आप मुझे लिख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो प्राइवेटली और ईमेल पे भी। जो अगर आप बुक को फॉलो करोगे तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जिस तरह के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है उस प्रोसेस को हम डिटेल के अंदर एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो विद इन द गट अगर आपने एंडोक्राइन हार्मोन्स को स्टडी करना है तो इतना ही काफ़ी है अभी तक के लिए कि आप ये देख लो कि वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका एक्शन क्या है और उनका रिलीज स्टिमुलस क्या है और किस तरीके से नेगेटिव फीडबैक लूप इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंडोक्राइन हार्मोन्स के साथ एग्जिस्ट करती है। एक ही है जो कि एक्सट्रिंसिक हार्मोन है, वो एल्डोस्टेरोन है, वो एड्रीनल ग्लैंड से आता है और वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सिर्फ ये एक है जो कि एक्सट्रिंसिक हार्मोन है। बाकी हम डिटेल के अंदर इनको डिस्कस करेंगे, जो इनके पाथवेज हैं सेल के अंदर जिस तरह के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है, इसके अलावा एडिनाइल साइक्लेस पाथवे है, कुछ और पाथवेज हैं जिस तरह के साइक्लिक एएमपी पाथवे है। तो हम इनको एंडोक्राइनोलॉजी के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोई क्वेश्चंस हो आपके आप ज़रूर मुझे लिख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू, स्टे सेफ और स्टे ब्लेस्ड।